हेलो दोस्तों, आप सभी का इस गौरव बैच में बहुत बहुत स्वागत है जो आपके लिए मेंस के लिए चल रहा है। इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा आपको कि आप में इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ आंसर राइटिंग के तरीके भी बताए जाएंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को भी डिस्कशन किया जाएगा। तो हम आईआर को डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो आईआर की केवल एक थ्योरी थी जो आपको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी, उसको अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको उसको अप्लाई करके बताऊंगा जब प्रैक्टिकल हम भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध और भारत के क्षेत्रीय संगठन, ये हमारे टॉपिक के आधार है। और इसी के साथ आपके जो यूपीपीसीएस में एक टॉपिक और है डायस्पोरा, यानी जो भारतीय डायस्पोरा है, डायस्पोरा यानी जो भारतीय जो प्रवासी है उन्होंने किस तरीके से भारतीय विदेश नीति में भूमिका निभाई है और उनके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हमारी उनके लिए नीति बदली है और किस तरीके से डायस्पोरा है उसको भी देखेंगे कि वो किस तरीके से विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। और साथ साथ में हम डिस्कशन करेंगे एक एक इशू को, टॉपिक को और भारत के पड़ोसियों के साथ संबंधों को। उसी के साथ हम क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो आईआर की अभी तक आपने थ्योरी देखी, ध्यान रखना थ्योरी में मैंने आपको यथार्थवाद बताया और इधर उदारवाद बताया। या उदारवाद की अगर हम बात करें तो उदारवाद के अंतर्गत ही अगर मैं बात करूँ उदारवाद ही क्या है आपको पता है। जैसे ये तो हो गया आपका रियलिज्म, ये हो गया आपका आइडियलिज्म, आदर्शवाद, ठीक है। और एक बताया मैंने थोड़ा सा आपको मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद तो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इकोनॉमिक आधार पे देखता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, जिसमें अमीर और गरीब की बात करता है। वो तो अमीर और गरीब, यानी अमीर का मतलब विकसित देश और गरीब का मतलब अविकसित या विकासशील देश। तो इनको भी देखेंगे किस तरीके से इनकी भूमिका होती है। और यथार्थवाद का कीवर्ड मैंने आपको बता दिया। यथार्थवाद एक दृष्टिकोण है, यथार्थवादी एक दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है जो अपने व्यू से, अपने आईने से चीज़ों को देखती है। उदारवादी एक दृष्टिकोण है, विचारधारा है जो अपने व्यू से, अपने आईने से देखते हैं। और कोई विचारधारा पूरी तरह सत्य नहीं होता क्योंकि वो एक पक्षी होती है, वो अपनी बातों को देखती है। जैसे यथार्थवादी हमेशा किसकी बात करते हैं? संघर्ष की, शक्ति की, संघर्ष की, सर्वोच्चता की, ठीक है ना, विरोधाभास की, यानी कि हर राष्ट्र शक्ति के लिए करेगा। तो ये हमेशा हार्ड पावर के रूप में देखेंगे शक्ति को। कैसे पावर में? हार्ड पावर के रूप में। तो यथार्थवादी हमेशा हार्ड पावर के रूप में शक्ति को देखेंगे। जबकि उदारवादी अगर हम बात करें उदारवादी की, ये क्या बात करेंगे? ये सहयोग की बात करेंगे। ये कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ, कॉपरेशन, और इनका कीवर्ड है कि समान कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होंगे। ये सॉफ्ट पावर की बात करेंगे, विचारों की पावर, जो विचारों की शक्ति है उसकी, ठीक है ना। और ये अंतर्निर्भरता की बात करेंगे कि इंटर इंडिपेंडेंसी है, इंटर डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये कीवर्ड है, इन्हीं को यूज करते हो। अब भारतीय संबंध, भारतीय विदेश नीति को हम पढ़ेंगे तो वह आपको ये कीवर्ड वहाँ पर। इसके साथ ही मैंने आपको एक वीडियो बनाया था लास्ट, जो हमारा सेकंड वीडियो था ईयर का, उसमें मैंने आपको कीवर्ड, टर्मिनोलॉजी, ध्यान रखना वो ज़्यादा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो डायरेक्ट वो कीवर्ड है जिनको आपको आंसर में लिखना है, इसलिए उनको समझाना मेरा जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा उनको बताया था। तो अब हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, अब टॉपिक आए हमारे, और टॉपिक अगर हमारा देखें तो विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व, निर्धारक तत्व, यानी कि जिनसे भारतीय विदेश नीति डिसाइड होती है, अफेक्ट होती है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो उन्हीं फैक्टरों को हम देखते हैं। तो कौन कौन से तत्व जो भारतीय फॉरेन नीति, फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। फॉरेन पॉलिसी शब्द मैंने बता दिया, फॉरेन पॉलिसी क्या है ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि एक देश की नीतियों एवं निर्देशों का समूह होता है। क्या होता है? पॉलिसी और डायरेक्शन का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, किसके लिए? नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर दूसरे देशों से।
तो दूसरे देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने के लिए बनाई गई नीति फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती, फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। जस्ट एक नॉर्मल इसकी परिभाषा है। अब भारत की विदेश नीति को निर्धारित करना, विदेश नीति किसी देश के घरेलू बहुत कारकों से प्रभावित होती है। उसके आंतरिक कारक, उसके पास के पड़ोसियों के क्षेत्रीय कारक, मतलब क्षेत्र रीजनल, उसके इंटरनल सिचुएशन क्या है, उसके जो रीजनल सिचुएशन सर्कमस्टेंशन क्या है, इसके बाद ग्लोबल लेवल पर सिचुएशन क्या है, इनके आधार पर उसकी विदेश नीति प्रभावित होती है। और इन्हीं से उसकी विदेश नीति प्रभावित नहीं बल्कि इनके अकॉर्डिंग डिसाइड भी होती है। ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर एक कई बार आपसे पूछा जाता है कि दुनिया, चूंकि आपको पता है कि भारत एक ग्लोबल पावर बनने जा रहा है। भारत क्या है? ग्लोबल पावर। और ग्लोबल पावर का अगर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान में यूक्रेन डिस्प्यूट हुआ है, यूक्रेन जो रशिया डिस्प्यूट चल रहा है, इस रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ी एक चीज़ आपने देखी होगी कि इसमें भारत को भी मध्यस्थता के लिए प्रस्ताव आया कि भारत इसमें क्या करे, मध्यस्थता करे। लेकिन भारत ने, चूंकि रूस के साथ संबंध अच्छे हैं भारत के और पश्चिमी देशों के साथ संबंध अच्छे, ऐसी स्थिति में भारत ने इसके साथ मध्यस्थता करने पर जो इसका एक तरह से मेडिटेशन किया जाता है इसको, या उसको बीच में बिचौलिया एग्रीमेंट करने में, इनमें दोनों में मध्यस्थता शांति करवाने के लिए भारत को प्रस्ताव दिया था। लेकिन भारत चूंकि अपने दोनों शक्तियों से भारत के संबंध अच्छे हैं, इसलिए भारत ने इससे अपनी रुचि नहीं दिखाई। लेकिन भारत एक ग्लोबल पावर है। ग्लोबल पावर को अगर देखेंगे तो यथार्थवादी किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखो मैंने बताया यथार्थवादी किस दृष्टिकोण से देखेंगे। यथार्थवादी कहते हैं कि देखो भारत चीन के बाद, चीन एंड यूएसए के बाद भारत के पास तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है, इसलिए भारत ग्लोबल पावर है। तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है भारत के पास। यूएसए और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी आर्मी भारत के पास है, इसलिए भारत एक शक्तिशाली देश है। तो यथार्थवादी हमेशा हार्ड पावर की बात करेंगे, ध्यान रखना, मैंने बताया था। तो यथार्थवादी क्यों कहते हैं कि भारत एक ग्लोबल पावर है? उनका दृष्टिकोण है कि भारत एक तो तीसरी सबसे बड़ी सेना है, अगर आपने देखा होगा। दूसरी बात, भारत के पास अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स भारत 4th नंबर पे आती है। भारत की एयरफोर्स दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है। पहला पे अमेरिका, दूसरा पे रूस और तीसरा पे चीन। इसके अलावा अगर भारत की नेवी की बात करें तो भारत की नेवी दुनिया की 6ठी सबसे 6th नंबर की सबसे पावरफुल नेवी है, इसलिए भारत दुनिया की महाशक्ति है, इसलिए भारत ग्लोबल पावर है। इतना नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर देखें, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस जो पावर है, अंतरिक्ष पावर में दुनिया भारत बहुत महाशक्ति है, जिसमें आपने एक मिशन शक्ति का नाम सुना होगा। मिशन शक्ति का मतलब है कि भारत में एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, यानी कि नीचे से मिसाइल छोड़ के किसी भी सैटेलाइट को गिरा सकती है। तो मिशन शक्ति के द्वारा भारत ने इस जो परीक्षण था इसको सक्सेसफुली किया। तो इस आधार पर यथार्थवादियों ने कहा है कि भारत दुनिया की महाशक्ति है। अब भारत दुनिया की वैश्विक शक्ति बन रही है, तो भारत की वैश्विक शक्ति है तो भारत की विदेश नीति उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। भारत की विदेश नीति अब केवल क्षेत्रीय संबंधों तक नहीं बल्कि हर देश के साथ अपने संबंधों को बनाने पर निर्भर होगी, क्योंकि एक ग्लोबल शक्ति का मतलब है कि उसके द्वारा लिया गया डिसीजन पूरी दुनिया को इफेक्ट करता हो, उसे ग्लोबल पावर बोलते हैं। तो ग्लोबल पावर बनने के लिए अब भारत ग्लोबल पावर है, तो यथार्थवादी अपने हिसाब से ग्लोबल पावर के रूप में देखते हैं भारत को। दूसरी बात, जो आइडियलिस्टिक है, आइडियलिज्म विचारधारा है या आदर्शवादी है, इनका क्या दृष्टिकोण? ये कहते हैं कि भारत के पास सबसे बड़ी दूसरी जनसंख्या है, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या। भारत आज सबसे बड़ी दूसरी जनसंख्या के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आता है, और ये जनसंख्या भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाएगी? क्योंकि जनसंख्या की वजह से भारत आज क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो हर कोई देश भारत के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाना चाहेगा, हर कोई देश भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहेगा, भारत के साथ अच्छे संबंध करना चाहेगा, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि की, अगर हम जनसंख्या किसके लिए काम आएगी तो डायस्पोरा। आज आप देख सकते हो भारत का जो जनसंख्या है, ये विदेशी लोग जहाँ विदेशों में रह रहे हैं, तो उनका जो प्रवासी भारतीय हैं, उनकी जो पावर जो देशों पर प्रभाव डालती है वो उसको ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। अगर आप बात करें तो भारत का जो अमेरिका में रहने वाला जो प्रवासी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर या अमेरिका की विदेश नीति में भारतीय विदेश नीति को ज़्यादा प्रभाव बनाया था। हम आगे एग्जाम्पल से देखेंगे डायस्पोरा का क्या रोल होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है किस तरीके से भारत को शक्तिशाली मानते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीनतम सभ्यता है। जो भारत का सिविलाइजेशन है
वो सबसे पुराना है। और सिविलाइजेशन, अगर भारत सिविलाइजेशन की बात करें तो भारत सिविलाइजेशन का मतलब ये भारत की सॉफ्ट पावर है। भारत दुनिया को बता सकता है कि हम दुनिया के सबसे प्राचीन और वर्चस्वशाली लोग थे। भारत योग के माध्यम से, ये क्या है, भारत का सिविलाइजेशन तो है, भारत की कल्चर थे योग, योग के माध्यम से आज योग पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो ये भारत की शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करता है कि भारत की वैचारिक शक्ति आज दुनिया के हर देशों में फैली हुई है। तो ये क्या है, ये आदर्शवादी कहते हैं कि भारत इसलिए वैश्विक शक्ति है। दूसरी बात, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आइडियल डेमोक्रेसी है। तो भारत का अगर कोई देश लोकतंत्र अपनाता है तो भारत का उदाहरण देता है कि भारत एक ऐसा देश जहां पर विविधता है, जहां पर मतलब गरीबी भी है, जहां पर विषमता भी है, डाइवर्सिटी है, पॉवर्टी है, इनइक्वलिटी भी है, जहाँ पर समाज दुनिया के सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ पर दुनिया काफ़ी बड़ी मात्रा में अभी भी असाक्षर है, इलिटरेट है, उस देश में आज सक्सेसफुल रहा है डेमोक्रेसी। दुनिया की अगर हम बात करें तो जो इंडिपेंडेंट देश हुए थे जितने भी 1950 के बाद, उनमें से ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र कंटिन्यू नहीं रहा। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी आर्मी शासन रहा, श्रीलंका की बात करें तो वहाँ भी आर्मी शासन रहा, अगर हम बात करें म्यांमार की तो आज भी वहाँ आर्मी शासन है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अफ्रीका के देशों की तो वहाँ भी पूरी तरह या तो डिक्टेटरशिप है या आर्मी शासन है। यानी कि भारत ही दुनिया का ऐसा डेमोक्रेसी रहा, एक गरीब देश होते हुए भी भारत ने इतनी बड़ी जनता को लोकतंत्र का अधिकार दिया। तो ये भारत की एक आइडियल पावर हो जाती है और इसीलिए आदर्शवादी कहते हैं कि भारत सुपर पावर है। तो ये भारत को अगर आपको बताना है, भारत की शक्ति को, तो दोनों दृष्टिकोणों को मिक्स करते हुए आपको बताना है कि जहां भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना। अगर भारत को सुपर पावर के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत एक ग्लोबल पावर है, मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ग्लोबल पावर के रूप में है, आप इसको कैसे बता सकते हो, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो। देखो इंट्रोडक्शन में इन दोनों के कीवर्डों को यूज कर लो कि आज भारत जहां आदर्शवादियों के अनुसार, कंपेयर कर दो, इंट्रोडक्शन का एक तरीका होता है कंपेयर करना, तो कंपेयर कर दो, जहां आदर्शवादियों के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ साथ दुनिया की प्राचीनतम एवं सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है जिसका प्रभाव दुनिया में पड़ा हुआ है, वहीं आदर्शवादी यथार्थवादी कहते हैं, वहीं यथार्थवादी कहते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है जो इसको ग्लोबल पावर के रूप में प्रतिबिंबित करती है या रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इस तरीके से इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर आपको दो भागों में बांट देना कि यथार्थवादियों के अनुसार, फिर एग्जाम्पल देना कि भारत सैन्य क्षमता, यथार्थवादियों के अनुसार तो बता देना सैन्य क्षमता वाला, सैन्य क्षमता, सामरिक क्षमता, ठीक है ना, और ये चीज़ तो यथार्थवादियों के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और आदर्शवादियों के अनुसार ये बता देना, भारत की अर्थव्यवस्था को बता देना, भारत की सभ्यता को बता देना, भारत की सॉफ्ट पावर को बता देना। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल इनमें एक एग्जाम्पल इनमें दे देने। सैन्य पावर दिखाना है तो आज भारत के पास तीसरी सबसे बड़ी सेना है। इतना ही नहीं, भारत के पास भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। आज भारत ब्रह्मोस बनाने लग गया, आज भारत मिसाइल बनाने लग गया, तो ये भारत की रक्षा पावर को दिखाता है। सामरिक क्षेत्र में अगर बात करें तो भारत ने क्वाड के साथ एग्रीमेंट कर लिया, भारत अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, भारत ने कॉम का असर किया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इनके आधार पर आंसर लिखोगे, इन दृष्टिकोणों के आधार पर, तब आपका क्वेश्चन एकदम दमदार हो जाता है। तब लगता है कि कोई विश्लेषण करने वाला, कोई एनालिसिस करने वाला आंसर लिख रहा है, नहीं तो जनरल आंसर होता है। आप क्या करते हो, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि IR का क्वेश्चन आया, थोड़ी बहुत परसेंट घटना बता दी कोई कि आज हमारा मंत्री जी प्रधानमंत्री रसिया के मिनिस्टर से मिले थे इसलिए घटना हो रही, और फिर उसके बाद वो फैक्ट देने लग जाएंगे कि हमने इतने का व्यापार किया, इतने का ये कर रहे हैं, भविष्य में अब हम ये करने वाले हैं। ये नहीं, आपको मुद्दे भाई हमेशा, मैंने भी सृजन बैच की कई कॉफी चेक करी IR की, और उनमें मेरा कमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैंने हमेशा बोला है कि इशू वाइज देखो, इशू वाइज, हमेशा इशूज वाइज। और इशूज वाइज क्या है, कीवर्ड फिक्स है, सामरिक दृष्टि से, यानी एक तो स्ट्रेटजिक, ठीक है, स्ट्रेटजिक रिलेशन कैसे, डिफेंस की दृष्टिकोण से, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल लेवल पे भारत की क्या सिचुएशन है, या रीजनल लेवल पर, इधर हम लिखते हैं इकोनॉमिक, ये सब इकोनॉमिक स्थिति, पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल, या इसको जियो पॉलिटी बोल सकते हैं, इसको जियो इकोनॉमी बोल सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी में जियो शब्द लगा दो, भू सामरिक, भू आर्थिक, ये अच्छे होते हैं, या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। तो
इनके आधार पर जब आप क्वेश्चन लिखोगे, मैं बताऊंगा आपको, ये तो कीवर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये हेडिंग और सब हेडिंग होती है, मैं बताऊंगा ये चीज़ को, डोंट वरी, वेट करो थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखना है। तो अभी तक हमने भारत के यथार्थ, भारत को महाशक्ति के रूप में अगर बताया जाए तो अपना अपना दृष्टिकोण होता है। यथार्थवादी किस तरीके से भारत को शक्ति बनाते हैं और आदर्शवादी किस तरीके से भारत को पावरफुल बताते हैं। अब आते हैं निर्धारक तत्व एंड डिसाइडेड फैक्टर फॉरेन पॉलिसी के ना, ठीक है ना। फॉरेन पॉलिसी के अगर निर्धारक तत्वों की हम बात करें तो सबसे पहले आता है जियो पॉलिटिक्स, नहीं जियोग्राफी, ज्योग्राफी। ध्यान रखना, दो तरह के फैक्टर होते हैं, उसमें एक होता है आंतरिक कारक, और मैंने बताया था 3 लेवल पढ़ेंगे, तो पहले हम आंतरिक कारक को पढ़ रहे हैं। तो एक तो भारत की ज्योग्राफी, भारत का भूगोल या भारत की भूगोल, भारत का भूगोल भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है। कैसे करेगा, एक चीज़ को बताता हूँ। देखो, भूगोल में 3 चीज़ होती हैं। भूगोल में एक होती है ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन साउथ एशिया में है। और दूसरी बात, बड़ी जटिल है, कॉम्प्लेक्स संरचना है। कैसे कि भारत में अगर भारत की भौगोलिक संरचना देखेंगे, ठीक है ना, ये वैसे ही बना रहा हूँ मैं, अगर भारत की भौगोलिक संरचना देख रहे हो, ठीक है ना, तो देखो भारत की भौगोलिक संरचना में हिमालय आ गया, ये सागर आ गए, ये पड़ोसी आ गए, ये पड़ोसी आ गए। तो इधर तो इंडियन ओशन हो गया, इधर हिमालय हो गया, इधर पाक हो गया, और इधर ये हमारे पड़ोसी और हो गए। तो देखो अब यह हिमालय भारत की क्या करता है कि नेचुरल बॉर्डर बना देता है। अगर ये हिमालय नहीं होता, हिमालय की विदेश नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हिमालय होने की वजह से हमें सिर्फ चाइना के जो डिस्प्यूट है, चाइना का जो विवाद हमें 2 जगह देखने को मिलता है, या तो अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख में। अदरवाइज अगर ये हिमालय नहीं होता तो चाइना का हमारी पूरी सीमा के साथ विवाद देखने को मिलता, और ये विवाद भारत और चीन के संबंधों को और ज़्यादा जटिल बना देता। इसलिए हिमालय की प्राकृतिक बॉर्डर भारत और चीन के बीच विवादों को थोड़ा कम करता है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति में अगर हम भारत की ज्योग्राफिकल सिचुएशन को देखेंगे, तो ज्योग्राफिकल सिचुएशन में भारत साथ दक्षिणी एशिया में आता है, और दक्षिणी एशिया में जो देश है उनके साथ भारत ज्योग्राफिकल इंटरडिपेंडेंस है। ज्योग्राफिकल इंटरडिपेंडेंस यानी भौगोलिक अंतर्निर्भरता, हिंदी में बोलते हैं इसको भौगोलिक अंतर्निर्भरता। देखो भौगोलिक अंतर्निर्भरता कैसे कि अगर भारत को नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो भारत को बांग्लादेश से होकर गुजरना पड़ेगा अब तो, क्योंकि यहाँ भारत का छोटा सा गलियारा है ना। यहाँ भारत का अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट में भारत का चिकन नेक है, चिकन नेक तो बहुत छोटा है, चिकन नेक, ठीक है। तो हमें यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए बांग्लादेश की जरूरत है, इसलिए हम हमारी फॉरेन पॉलिसी में बांग्लादेश की भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है ना। हमारी फॉरेन पॉलिसी में बांग्लादेश की भूमिका बढ़ जाती है। अर्थात भारत में बांग्लादेश भारत की सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर भारत को आपको पता है भारत को साउथ एशिया में जाना है, साउथ ईस्ट एशिया में जाना है, तो भारत के लिए म्यांमार सबसे महत्वपूर्ण जाती है। फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो भारत को म्यांमार के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि भारत के लिए म्यांमार की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ाएगा। इसी प्रकार हिमालय में नेपाल और भूटान की जो लोकेशन है, ये इनकी लोकेशन की वजह से ही भारत को इनके साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह किसी भी देश की विदेश नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देख सकते हैं कि हिमालय की जो प्राकृतिक किलेबंदी है, ये भारत की विदेश नीति में भूमिका निभा रही है। पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध क्यों करना है? पड़ोसी तो भारत के हमेशा ज्योग्राफिकल फैक्टर से निर्धारित होते हैं ना। भाई पड़ोसी पाकिस्तान हमारा आ गया या हमारा चीन पड़ोसी आ गया, इसका कारण है कि हम ज्योग्राफिकल रूप से कनेक्टेड है। तो पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने में वहाँ की जो भूगोल है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे हम बांग्लादेश के साथ संबंध की बात करें, पाक के साथ भी हमेशा हमने संबंध अच्छे बनाने चाहे, क्योंकि हमें अफगानिस्तान में जाना था तो पाक को क्रॉस करके जाना था, लेकिन चूंकि वो उन दोनों में संघर्ष की स्थिति आ गई इसलिए संबंध नहीं बना पाए। अदरवाइज हमारे पाकिस्तान से अगर अफगानिस्तान से हमारी डायरेक्ट बॉर्डर लगती तो हम पाकिस्तान को इग्नोर करते थे, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम कह सकते हैं कि विदेश नीति में ज्योग्राफिकल फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आपको एग्जाम्पल देना है कि किसी भी देश की विदेश नीति में उसके पड़ोसी, उसकी भूगोल और उसकी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उसकी जो लोकेशन है वो बहुत भूमिका निभाती है, वो निर्धारित करती है। एग्जाम्पल
जैसे बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट होना है। म्यांमार के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत को आसियान तक पहुंचना है। अगर हमें आसियान तक संबंधों को बढ़ाना है या आसियान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो हमें किसके साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाने होंगे? हमें म्यांमार के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाने होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत ने पहली बार अपनी यथार्थवादी नीति अपनाई। किसके ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर। कैसे अपनाई? क्योंकि देखो, आदर्शवादी नीति क्या कहती है? आदर्शवादी नीति कहती है कि जिस देश में लोकतंत्र नहीं है उसके साथ हम संबंध नहीं बनाएंगे, और हम किसी भी स्थिति में सैन्य शासन को अनुमति नहीं देंगे। ये हमारा नियम था, ये हमारी आदर्शवादी नीति थी। लेकिन चूंकि अब म्यांमार में क्या है? सैन्य शासन है, और म्यांमार का सैन्य शासन में यदि हम मामले म्यांमार का विरोध कर दें, म्यांमार का जो तानाशाह है उसका विरोध कर दें, किसके लिए? भाई लोकतंत्र का उन्होंने उल्लंघन किया है, तो ये हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जो म्यांमार का सैन्य शासन है, अगर हम इसका विरोध करेंगे तो किसके पास चला जाएगा? चाइना के पास ज़्यादा नज़दीकी बना लेगा। और अगर चाइना का प्रभाव म्यांमार में बढ़ गया तो नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा, इसके अलावा साउथ ईस्ट में हमारा जाने का मामला, वो हमें बहुत ही बुरा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए भारत ने सोचा भाई चाहे कोई भी शासन आओ, मुझे तो म्यांमार से अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करनी है, चाहे वो सैन्य शासन हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो लोक तानाशाही हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल और केवल हमारे राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करनी है, और हमारा राष्ट्रीय हित इसी से प्राप्त होगा कि हम म्यांमार से अच्छे संबंध बनाएं। इसलिए चाहे वहाँ सैन्य शासन है तो भी हम उसको सहमति देंगे, वहाँ लोकतंत्र है तब भी उसको सहमति देंगे, वहाँ तानाशाही है तब भी उसको हम परमिशन दे देंगे, तब भी उसको हम एक तरह से उसको अनुमति दे देंगे, या उसको एक तरह से परमिशन दे देंगे। ये एक शब्द होता है मान्यता देना, तो हम उसको मान्यता दे देंगे। अब भारत की यही पॉलिसी उसकी प्रैग्मेटिक पॉलिसी कहलाती है। यही पॉलिसी यथार्थवादी कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी सरकार हो, हमें तो केवल अपने नेशनल इंटरेस्ट प्राप्त करने हैं बस। तो इसलिए मेरा कहने वाला भौगोलिक कारक किसी भी देश की विदेश नीति को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इतना नहीं, हिंद महासागर की स्थिति भारतीय विदेश नीति में, अगर भारत के पास हिंद महासागर नहीं होता तो भारतीय विदेश नीति में कभी समुद्री नीति नहीं होती। समुद्री सुरक्षा पॉलिसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है भारतीय विदेश नीति में शामिल ही नहीं होती। इसलिए हिंद महासागर की उपस्थिति भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि देखो, हिंद महासागर भू सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंद महासागर की लोकेशन देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इधर तो है, अगर देखोगे यहाँ तो इधर है सुएज नहर, ये सुएज शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको बोले सुएज नहर, ठीक है ना। इधर सुएज नहर है जो यूरोप से जोड़ती है, और इधर आपको देखा होगा ये मलक्का स्टेट है जो सिंगापुर और ये मलेशिया के यहाँ के निकलती है। तो ये मलक्का स्टेट, ये दोनों इधर आपको पता है, अगर प्रशांत महासागर में जाना है, अगर आपको जापान के पास जाना है, अगर आपको अमेरिका में जाना है ना, दक्षिणी अमेरिका जाना है, तो इस मलक्का स्टेट से आपको निकलना पड़ेगा। और इधर आपको यूरोप में जाना है तो आपको सुएज नहर क्रॉस करनी पड़ेगी। और ये पूरा एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया का 60-70% व्यापार, दुनिया का ऊर्जा व्यापार, दुनिया की ऊर्जा है व्यापार, दुनिया के संसाधन सारे इसी हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। और हिंद महासागर भारत की लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत 3 ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और यही जो सिचुएशन है, ये भारत के लिए उसकी समुद्री सुरक्षा या हिंद महासागर पर केंद्रित विदेश नीति को महत्वता देता है। और इसलिए भारत की विदेश नीति में अगर हम बात करें तो भारतीय विदेश नीति में क्या है, हिंद महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हिंद महासागर के आधार पर ही भारतीय विदेश नीति निर्धारित होती है। कैसे? अगर आप देखोगे तो भारत ने बिम्स्टेक का गठन किया। बिम्स्टेक आपको पता है 6-7 देशों का एक समूह है जो बे ऑफ बंगाल से घिरे हुए हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल से घिरे हुए देशों के साथ भारत ने अच्छे संबंध बनाए। क्यों? क्योंकि भारत की समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाना था। तो बिम्स्टेक का गठन क्यों आया भारतीय विदेश नीति में? क्योंकि भारत की लोकेशन की वजह से, भारत की हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी की स्थिति की वजह से। इसी प्रकार इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्यों अपनाया? क्योंकि हिंद महासागर के देशों के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए, उनके साथ सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, उनके साथ सामरिक संबंध बढ़ाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए। तो ये जो इतने उदाहरण है, ये इस बात की स्थिति बताते हैं कि हिंद महासागर की स्थिति भारतीय विदेश नीति को किस प्रभाव प्रभावित करती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की में, हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ही भारत ने क्वाड बनाया। क्योंकि क्वाड के माध्यम से देखो,
क्वाड के माध्यम से भारत यहाँ पर इन देशों के साथ अच्छे संबंध बना नहीं पाया, मतलब ये, और यहाँ पर सुरक्षा स्थापित कर पाएगा। तो इसलिए क्वाड की नीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेकांग गंगा सहयोग, मेकांग गंगा सहयोग मुख्य रूप से भारत, थाईलैंड और म्यांमार और ये जो वियतनाम, इन देशों के साथ है। इसको आप एक बार देख सकते हो, ये इन देशों के साथ, यानी मेकांग जहाँ नदी प्रवाहित होती है और गंगा नदी प्रवाहित होती है, गंगा भारत में प्रवाहित होती है। मेकांग मुख्य रूप से म्यांमार में, वियतनाम में, और अगर हम बात करें तो थाईलैंड में, ठीक है ना, और कंबोडिया में। तो इन देशों के साथ भारत क्या कर रहा है, अच्छे संबंध बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके लोकेशन की वजह से। तो किसी भी देश की लोकेशन की वजह से जो संबंध बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं हम जियोग्राफिकल फैक्टर इन फॉरेन पॉलिसी। तो विदेश नीति में किसी भी देश की स्थिति, उसकी लोकेशन और उसके पड़ोसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए भारत की विदेश नीति में अगर हम बात करेंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना, क्वाड, मालाबार सैन्य अभ्यास, मेकांग गंगा सहयोग, ये किस चीज़ के लिए जरूर, ये विदेश नीति में क्यों जुड़े? क्योंकि भारत की जोग्राफिकल सिचुएशन की वजह से। तो अब आपके समझ में आ गया कि जोग्राफिकल फैक्टर किस तरीके से आपको प्रभावित करता है। ये इतना आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखना है तो देखना भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक में लिखना किसी देश की स्थिति और उसके पड़ोसी, ठीक है ना, स्थिति, उसके पड़ोसी और उसकी लोकेशन किसी भी देश के जो पड़ोसियों के साथ संबंध है उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। जैसे भारत में गंगा मेकांग जो सहयोग है उसका कारण है कि भारत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जाए। हिंद महासागर सुरक्षा नीति है वो हिंद महासागर की लोकेशन की वजह से। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं तो अंडमान निकोबार में भारत की आर्मी लगाना, क्योंकि भारत की जो लोकेशन है अंडमान निकोबार की वो भारत से बहुत दूर है और उस पर उसकी और अंडमान निकोबार की लोकेशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे भारत आसियान देशों के साथ नजीक आ जाता है, आसियान देशों के साथ बहुत नजीक हो जाता है। उनकी सीमा भारत की आसियान देशों के साथ लग जाती है, तो भारत आसियान देशों तक अपनी पहुंच बना सकता है। इसलिए अंडमान निकोबार की लोकेशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सकते हैं कि हिंद महासागर में चूंकि महाशक्तियों का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, आप देख सकते हो यूएसए में डिएगो गार्सिया का सैन्य अड्डा है। चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से देख सकते हो, ये चीन का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, जहाँ पर चीन ने देखो मलक्का स्ट्रेट, कोको द्वीप, चटगाम, हम्बनटोटा, मालदीव, ग्वादर पोर्ट, जिबूती पोर्ट, इनके माध्यम से जब चारों ओर से भारत को घेर रहा है, तो फिर ये क्यों घेर रहा है? क्योंकि भारत की ज्योग्राफिकल सिचुएशन की वजह से, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारत का प्रभाव बढ़ेगा और उसको संतुलन करने के लिए चीन पहले से ही तैयार हो गया। तो अब चीन को संतुलन करने के लिए भारतीय विदेश नीति में निश्चित रूप से हिंद महासागर की सुरक्षा आगे बढ़ेगी। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि विदेश नीति में प्रभावित करते हैं और ये एग्जाम्पल 2-3 रखा देगा। तो पहला कारक है भौगोलिक कारक, ये आपके समझ में आ गया होगा। मैं इतने एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं, आप इनमें से देख सकते हो। इसके बाद आता है जनसंख्या। तो जनसंख्या कई तरीके से भारतीय विदेश नीति में प्रभावित करती है। पहली चीज तो जनसंख्या की आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब जनसंख्या में अगर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, ये जनसंख्या की आवश्यकता है। जनसंख्या का अगर डिजिटल विकास करना है, जनसंख्या का यदि आर्थिक विकास करना है, तो आर्थिक विकास के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट की। तो हम उन देशों से अच्छे संबंध बनाएंगे जो इन्वेस्टमेंट भारत में कर सकें। जैसे यूएई के साथ, यूएई भारत में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करता है, सऊदी अरब के साथ, आसियान देशों के साथ, इसके अलावा यूरोपीय देशों के साथ, अमेरिका के साथ। इन देशों से हम संबंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में भारत में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट किसके लिए जरूरी है? जनसंख्या के विकास के लिए। इसलिए किसी भी देश की जनसंख्या उसकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर जैसे भारत ने अपना आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट बनवाया, तो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत की विदेश नीति में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कैसे कि भारत ने अब विदेशी जो देश है जहाँ पर विदेशी कंपनियां एमएनसी है उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। अमेरिका के साथ की बात कर सकते हैं हम, यूएई के साथ की बात कर सकते हैं, तो इनके साथ भारत ने अच्छे संबंध बनाए। तो अर्थात जनसंख्या की आवश्यकताएं विदेश नीति को प्रभावित करती है। इसलिए देख सकते हैं आप निवेश हेतु सहयोग, तो यूएई के साथ सहयोग बढ़ा है हमारा, सऊदी अरब के साथ हमारा सहयोग बढ़ा है, तो जनसंख्या की आवश्यकता है। अब आपने देखा होगा यूएई हमारे साथ क्यों सहयोग बढ़ा रहा है? एक टाइम पे सऊदी अरब पाकिस्तान का पक्ष लेता था हमेशा। एक टाइम पे पिछले 2-4 साल पहले तक हमेशा जम्मू कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब पाकिस्तान का पक्ष लेता था। ये उसकी विदेश नीति थी कि वो जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का पक्ष लेगा। लेकिन उसकी घरेलू आवश्यकताओं ने
ये भारतीय पक्ष में मत देखना, हर देश की विदेश नीति उसकी इन्हीं फैक्टरों से डिसाइड होती है। लेकिन उसकी घरेलू आवश्यकता है खाद्य सुरक्षा, किसकी? सऊदी अरब यूएई की। उसकी घरेलू आवश्यकता है कि तेल पर निर्भरता कम करनी है, क्योंकि तेल की क्योंकि इनकी इकोनॉमी पूरी तरह तेल पर डिपेंड है कि तेल बिकेगा तो ही जिएंगे। अब आपको पता है दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है, तो तेल की डिमांड कम होगी तो फिर ये जिएंगे कैसे? जब कोई खरीदेगा नहीं तो इनकी इकोनॉमी कैसे जीवित रहेगी? तो ये अपनी इकोनॉमी को क्या करना चाहते हैं? तेल पे डिपेंड कम करना चाहते हैं। उसमें क्या करना चाहते हैं? उसमें डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं, और डाइवर्सिटी लाने के लिए उनको निवेश करना है, व्यापार करना है। और निवेश और व्यापार के लिए इनको किसकी ज़रूरत है? इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया मार्केट है। इंडिया क्या है? इंडिया बड़ा निवेश का मार्केट है। इंडिया में खाद्यान्न अच्छा होता है, इंडिया में खाद्य सुरक्षा दे सकता है। इसलिए सऊदी अरब और यूएई की विदेश नीति अब बदल गई। सऊदी अरब जम्मू कश्मीर के मामले पर जब हमने 370 हटाया था तो पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया था, उसने भारत का समर्थन किया। तो यही तो विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो भारतीय जनसंख्या भारत की विदेश नीति को इस प्रकार से, इसी प्रकार भारतीय जनसंख्या के प्रवासी विदेश नीति को बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे अगर देखेंगे तमिल और मधेसी मुद्दा, तमिल मुद्दा जुड़ा हुआ है श्रीलंका के साथ, आपको पता है। जो तमिल और सिंहल जो विवाद है उसकी वजह से, सिंहल उनके मुख्य निवासी है, तमिल उनके उत्तरी श्रीलंका के क्षेत्र में रहते हैं, इनको वहाँ अधिकार नहीं है। और ये अधिकारों की प्राप्ति करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, और संघर्ष कराया तो यहाँ पर इन दोनों में डिस्प्यूट खड़ा हुआ, तमिल और सिंहल में। और तमिल सिंहल में संघर्ष इतना ज़्यादा हो गया कि इसमें इन तमिलों का एक लिट्ठे गठन हुआ। लिट्ठे इनका एक संगठन था जिसे आतंकी संगठन का भी करार दिया गया, क्योंकि वो हिंसक कार्रवाई के माध्यम से गतिविधि करता था। तो देखो अब तमिल और इनमें संघर्ष हुआ, तो तमिल किससे जुड़े हुए हैं? तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भारत सरकार पर दबाव बनाया। इसके बाद भारत ने श्रीलंका के मामलों में आंतरिक हस्तक्षेप किया, और तमिल मुद्दे के बाद श्रीलंका के मन में ये डर बैठ गया कि भारत कभी भी उसको दबा सकता है। इसलिए श्रीलंका ने चाइना का प्रभाव बढ़ा दिया। श्रीलंका ने भारत को बैलेंस करने के लिए चाइना की तरफ चला गया, और यही कारण है कि आज हम्मन टोटा, यही कारण है कि चाइना में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका का हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है चाइना का। क्यों? क्योंकि चाइना भारत को बैलेंस करना चाहता है। और भारत को क्यों बैलेंस करना चाहता है? सॉरी, श्रीलंका भारत को बैलेंस करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब हमने 1988 में श्रीलंका में सैन्य कार्रवाई की तमिलों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, तो वो श्रीलंका की संपूर्णता का एक तरह से उल्लंघन था। तो श्रीलंका के मन में एक डर बैठ गया कि भारत उसको कभी भी दबा सकता है। किस मामले पे? तमिल मामले पे। और इसीलिए श्रीलंका ने अपने संबंध चीन से मजबूत किए, ताकि भारत अगर उसमें कोई कार्रवाई करेगा तो चीन उसकी सुरक्षा कर सकता है। और यही कारण है कि चीन का प्रभाव आज श्रीलंका में बढ़ता चला गया, और यही इसीलिए इन तमिल मुद्दों ने भारत की विदेश नीति की ऐसी तैसी कर दी। वहाँ पर तमिल मुद्दे ने भारत और श्रीलंका के संबंध को प्रभावित किया। इसलिए प्रवासी भी विदेश नीति को बहुत प्रभावित करते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तमिल मुद्दा भारत श्रीलंका के बीच दूरियां बढ़ा देता है। इसी प्रकार मधेसी मुद्दा किसके साथ है? नेपाल के। अब होता क्या है कि मधेसी भी वही सेम कहानी है, मधेसी भी यहाँ अल्पसंख्यक है नेपाल में क्या है? अल्पसंख्यक, और ये भी अधिकारों की मांग करते हैं। इसलिए इन्होंने संघर्ष किया और विद्रोह किया। किसके विरुद्ध? नेपाल में, नेपाल सरकार के विरुद्ध। तो फिर नेपाल सरकार के आरोप है कि भारत ने इसको क्या दिया? भारत ने, क्योंकि मधेसी जो है ये मूल इनका संबंध भारत के साथ भी है, इनके जो भारत के जो लोग हैं उनके साथ ये शादी विवाह भी करते हैं, और कुछ मधेसी भारत में भी रहते हैं, उत्तराखंड में, इन क्षेत्रों में। तो जब इन मधेसियों ने क्या किया कि जब नेपाल गवर्नमेंट के पास अपने अधिकारों को बढ़ाने हेतु, अपने हितों की सुरक्षा हेतु इन्होंने क्या किया कि यहाँ सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। इससे क्या हुआ कि नेपाल सरकार ने आरोप लगाया कि भारत ने इनको क्या दिया? फंडिंग करी है। भारत इनको आर्मी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, हथियार प्रोवाइड करवाता है। इससे नेपाल के मन में डर बैठ गया, और नेपाल के मन में हमेशा ये डर बैठ गया कि भारत उसको, उसकी संपदा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नेपाल ने भारत को बैलेंस करने के लिए, आपने देखा होगा, चाइना के साथ अपने संबंध बढ़ा दिए। तो किस प्रकार से विदेश नीति में जो प्रवासी है वो नेगेटिव भूमिका निभाते हैं, ये आपने देखा। इसके अलावा ऐसी बात नहीं, प्रवासी पॉजिटिव भूमिका भी निभाते हैं। अमेरिका में भारत के जो प्रवासी है, ध्यान रखना, अमेरिका भारत का अच्छा खासा दोस्त रहा नहीं। लगभग 2003-4 तक तो भारत और अमेरिका के संबंध बहुत खराब थे, है ना। लेकिन वहाँ के प्रवासियों की बढ़ती भूमिका की वजह से, वहाँ के प्रवासी, आपको पता है अमेरिका में भारत के लोग बहुत ज़्यादा है, तो वो अमेरिका गवर्नमेंट पर उनका दबाव पड़ा, और उसकी वजह से अमेरिका, जैसे 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी,
जो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी इंडिया और अमेरिका के बीच में, ये डील की थोड़ी सी मैं कहानी बताता हूँ। हुआ क्या था कि भारत ने एनएसजी क्या है, एक न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है। ये क्या है, परमाणु तकनीक को नियंत्रित करता है, यानी कि जो इसका सदस्य नहीं है उसको परमाणु तकनीक नहीं मिलेगी, उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, परमाणु तकनीक नहीं मिलेगी। और इसकी ये शर्त है कि इसमें शामिल होने के लिए उस देश को एनपीटी और सीटीबीटी, ये दो परमाणु निशस्त्रीकरण संधि है, इन पे हस्ताक्षर करना क्या है, अनिवार्य है। जब वो देश इन पे हस्ताक्षर करेगा तभी उसको एनर्जी में शामिल किया जाएगा, और एनर्जी में शामिल होगा तभी उसको परमाणु टेक्नोलॉजी मिलेगी। लेकिन अमेरिका में प्रवासियों के दबाव के कारण अमेरिका को 2008 में बिना भारत पे एनएसजी में शामिल हुए, बिना भारत पे एनपीटी में हस्ताक्षर करवाए बिना, भारत ने नहीं तो एनएसजी में शामिल हुआ, नहीं भारत एनपीटी में हस्ताक्षर किया, उसके बाद भी भारत को क्या दी, परमाणु तकनीक दी। उसके लिए एग्रीमेंट हुआ था। उसका कारण था भारत के पड़ोसियों का प्रभाव। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में अच्छे संबंध बनाया जाना, ये भारत के पड़ोसियों के जो प्रवासियों हैं उनके प्रभाव है। तो प्रवासी है वो विदेश नीति को बहुत प्रभावित करते हैं, दूसरे देशों के साथ संबंधों को अच्छे भी बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। तो दोनों उदाहरण आपके पास है, तमिल के साथ और मधेसी मुद्दा है, इन्होंने भारत श्रीलंका और भारत नेपाल के संबंधों को नकारात्मक भूमिका में बढ़ाया, और अमेरिका की जो प्रवासी उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को पॉजिटिव भूमिका में बढ़ाया। तो जनसंख्या किसी भी देश की, आपको 3 कीवर्ड लिखने हैं, जनसंख्या की आवश्यकताएं, प्रवासियों की भूमिका, और जनसंख्या एक बाजार के रूप में भी काम करती है, तो वो भी विदेशी नीति को प्रभावित करती है। जैसे जनसंख्या एक मार्केट है, तो भारत आपको पता है एक मार्केट है, तो भारत, हर विकसित देश भारत के साथ संबंध बनाना चाहेगा, तो हर विकसित देशों की भूमिका भारतीय विदेश नीति में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है। और हम भी लेबर को, मतलब हम भी, आपको पता है हमें भी इन्वेस्टमेंट बनाना है, तो हम भी हमारी विदेश नीति में आर्थिक नीति को केंद्रित करेंगे। जैसे आज हमारी विदेश नीति का पॉइंट है आर्थिक, हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ आर्थिक संबंध है वो बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ निवेश के संबंध को बढ़ा रहे हैं, व्यापार के संबंध है उनको बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, क्योंकि हमें हमारी गरीब जनसंख्या को उस चीज़ से बाहर निकालना है। तो इस प्रकार से जनसंख्या भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2 फैक्टर हो गए। इसके बाद होती है पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था में हम भारत, क्योंकि आपको पता है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको पता है, लोकतंत्र है वो जनता है, और जनता है ये हमेशा क्या चाहती है, विवादों को शांतिपूर्ण निपटारा। जनता क्या चाहती है, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। इसलिए भारतीय विदेश नीति में हमेशा आपने देखा होगा, भारतीय विदेश नीति कभी आक्रामक नहीं रही, बल्कि अगर 2 देशों के बीच में विवाद हुआ है तो भारतीय विदेश नीति हमेशा उनमें पीसफुल रूप से उनका एग्रीमेंट करवाने में रही। दूसरी बात, लोकतंत्र है, तो भारत कानूनों में, विधि में, वैश्विक संस्थाओं में विश्वास करता है। इसलिए भारतीय विदेश नीति आपने देखा होगा कि भारतीय विदेश नीति हमेशा यूएन का समर्थन किया है। भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समर्थन किया है। भारत ने कभी भी किसी कानून को नहीं तोड़ा। भारत ने मतलब अपनी विदेश नीति में वैश्विक व्यवस्था का हमेशा फॉलोअप किया। ठीक है, इसी प्रकार आपको पता है भारतीय विदेश नीति में लोकतंत्र, इसलिए भारत हमेशा पंचशील का सिद्धांत दिया कि हम विवादों का शांतिपूर्ण निपटान करेंगे, हम किसी देश के साथ उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये भारत की डेमोक्रेसी, ये भारत की डेमोक्रेसी है जो उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। और दूसरी बात, भारत क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र होने की वजह से भारत की जो विदेश नीति है उसमें लोकतांत्रिक देशों के संबंधों को ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। लोकतांत्रिक देश, जैसे भारत के संबंध जापान के साथ ज़्यादा मजबूत है। जापान और भारत में संबंध मजबूत होने के कारण है, जापान और अमेरिका में भारत के संबंध मजबूत होने के कारण है कि भारत डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में ही ये विश्वास करते हैं। तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तो भारत की विदेश नीति में इस तरीके से प्रभावित करती है। इसके अलावा लोकतंत्र में आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका रहती है। तो भारतीय विदेश नीति को पॉलिटिकल पार्टियां भी प्रभावित करती है। जैसे हुआ क्या था कि 2005 में, ये 2008 में हुआ था सही तो एग्रीमेंट, जो 2008 में जो एग्रीमेंट हुआ था यूएसए और इंडिया के बीच में, इस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इसमें आपको पता है 2008 की बात करें तो गठबंधन सरकार थी, और गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी थी, है ना, और वामपंथी भी थे। और वामपंथी हमेशा अमेरिका के साथ संबंध बनाने का विरोध किया। तो जो आपको पता है साम्यवादी दल थे, जो भी कांग्रेस में और दल थे, इन साम्यवादी दलों ने अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए विरोध किया। तो इसकी वजह से हमें ये न्यूक्लियर डील करने में बड़ी झिझक लगी। तो अमेरिका और भारत के साथ संबंध बनाने में राजनीतिक पार्टियां बहुत भूमिका निभाती।
जैसे अगर आप देखा होगा कांग्रेस आती है तो कांग्रेस ज़्यादातर रशिया के साथ संबंधों को ज़्यादा बढ़ाती है क्योंकि उसकी विचारधारा के साथ मैच करते हैं, ठीक है ना। बीजेपी आएगी तो वो यूएसए के साथ संबंधों को ज़्यादा बढ़ावा देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनसे संबंध तोड़ेगी, लेकिन फोकस आपने देखा होगा जब से मोदी जी आए हैं राष्ट्रपति, यूएसए के साथ हमारे संबंध बढ़ते चले गए, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो मूल रूप से तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो तो उसका राष्ट्रीय हित ही है। हर देश अपनी विदेश नीति, चाहे कोई भी पार्टी आओ, कोई भी नेता आ, कोई भी शासन प्रणाली हो, कहाँ भी उसकी लोकेशन हो, किसी भी जगह उसकी जोग्राफिकल लोकेशन हो, कोई भी जनसंख्या हो, हमेशा उसकी विदेश नीति को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर रहेगा वो नेशनल इंटरेस्ट रहेगा। तो ये तो है ही है, लेकिन अन्य फैक्टर भी इसको प्रभावित करते हैं। तो उन अन्य फैक्टरों में हम ये कारक आपको बता रहे हैं। तो लोकतंत्र किस तरीके से प्रभावित करता है कि लोकतंत्र में एक तो जनता का विकास सरकार का केंद्रित होता है, और लोकतंत्र में ज़्यादातर विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा होता है। इसलिए भारतीय विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण विवादों का निपटान करना, पंचशील में विश्वास करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का फॉलो करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास करना, ये भारतीय विदेश नीति है। क्यों? क्योंकि भारत डेमोक्रेसी। इसी प्रकार चूंकि भारत संसदीय और संघीय व्यवस्था है, अब भारत संघीय व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था में हमारे जो राज्य है वो स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस एंड इक्वल है। तो अर्थात अगर हम विदेश नीति में कोई डिसीजन लेगा तो केवल केंद्र सरकार की भूमिका नहीं, उसको राज्यों से भी कुछ मामलों में डिस्कशन करना होता है। क्योंकि हालांकि विदेश नीति का निर्धारण करना केंद्र सरकार का काम है, सेंटर काम है, लेकिन चूंकि राज्यों के अपने विषय होते हैं तो उनमें राज्यों की भूमिका भी उसको ध्यान में रखनी पड़ती है, और राज्यों की भूमिका विदेश नीति भी बढ़ जाती है। 2 एग्जाम्पल इसमें लिखे। तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका में तमिल विवाद पर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाया। तमिलनाडु सरकार ने जो तमिल मुद्दा हुआ है इस पर दबाव बढ़ाया कि आप श्रीलंका में जाकर के तमिलों के हितों की सुरक्षा करो। मजबूरी में जाकर के भारत को तमिलनाडु में श्रीलंका में जाकर के तमिलों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी पड़ी, और इसकी वजह से इंडिया श्रीलंका के संबंध खराब हो गए। ध्यान रखना। तो तमिलनाडु सरकार का प्रेशर ने इंडिया और भारत की विदेश नीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा दिया। ठीक, इसी प्रकार अभी हम इसको बांग्लादेश मामले में देखेंगे, लेकिन है एग्जाम्पल के रूप में किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में आज संबंध बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक छोटा मोटा डिस्प्यूट है, और एक डिस्प्यूट है तिस्ता नदी विवाद। हालांकि तिस्ता नदी का एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो बांग्लादेश की शेख हसीना है वो कह रही है कि इसको थोड़ा और ज़्यादा पानी हमें दिया जाए क्योंकि हमारी ज़रूरत है। लेकिन ममता सरकार के विरोध की वजह से, हालांकि मोदी सरकार चाह रही थी कि ये एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन चूंकि ममता सरकार कहाँ है? बंगाल में, तो उसके विरोध की वजह से ये एग्रीमेंट नहीं हो पाया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश के संबंध खराब हुए या नहीं। इसलिए आपको बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था या राजनीतिक पार्टी किस तरीके से भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको शब्द लिखना है राजनीतिक पार्टी किस तरीके से प्रभावित करती है। एग्जाम्पल कि यूएसए के साथ संबंध बनाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ावा देगी, वहीं रशिया के साथ संबंध बनाने में ये सरकार ज़्यादा बढ़ावा देंगी। इसी प्रकार अगर आपको एग्जाम्पल और देना है राजनीतिक संबंध की, तो देख संघीय व्यवस्था किस तरीके से प्रभावित करती है, तो उसमें आपको उदाहरण देना है तमिल मुद्दा, तिस्ता नदी मुद्दा। ये एग्जाम्पल जब आप दे दोगे तो एग्जाम में समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, आप विश्लेषण क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है आर्थिक विकास। देखो आर्थिक विकास किस तरीके से भारतीय विदेश नीति में भूमिका निभाता है। देखो अगर हम बात करें 1947-50 की, जब नेहरू जी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति आई, तो हमने देखा होगा कि नेहरू जी का उद्देश्य था कि भारत का आर्थिक विकास किया जाए, भारत में निवेश किया जाए, भारत में तकनीकी को बढ़ावा जाए, और नेहरू जी चाहता था कि हम ये यूएसए से भी प्राप्त करें और यूएसएसआर से भी प्राप्त करें। और इसलिए नेहरू जी ने शीत युद्ध कोल्ड वार के दौर में किसी भी गुट में शामिल न होने के स्थान पर कौन सी नीति अपनाई? नेम। तो जो नेम भारत की विदेश नीति में आया था उसका मेन फैक्टर ये था कि हम आर्थिक विकास भी करें और इस आर्थिक विकास में दोनों देशों का सहयोग भी प्राप्त करें। तो आर्थिक विकास इस तरीके। इसी प्रकार 1991 के बाद भारत की विदेश नीति का जो सेंटर है पूरी तरह क्या हो गया? भू आर्थिकी। भू आर्थिक मतलब जियो इकोनॉमी, और इसे बोलते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। तो भारत की विदेश नीति में इकोनॉमिक स्ट्रेटजी हो गई, और इसलिए क्यों? क्योंकि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया भारत निवेश चाहता है,
भारत बाजार के रूप में, भारत व्यापार को बढ़ाना चाहता है। और इसलिए भारत इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, देखो व्यापार के लिए चीन और भारत में डिस्प्यूट होने के बावजूद भी दोनों में संबंध है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि भारत को अब व्यापार बढ़ाना है, निवेश बढ़ाना है। इसी प्रकार निवेश के लिए आपको पता है यूएई और सऊदी अरब के साथ हम संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, तो ये भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया नहीं किया। इसी प्रकार अगर हम बाजार की बात करें तो अफ्रीका के साथ हम संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में अफ्रीका भारत के लिए एक बड़ा मार्केट होगा, भारत वहाँ पर अपनी वस्तुएं बेच पाएगा। तो ये एग्जांपल देना है, अफ्रीका के साथ संबंध मजबूत करना। व्यापार के लिए हम यूएई के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, निवेश के लिए हम सऊदी अरब यूएई के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। और दूसरी बात, आर्थिक विकास के लिए चाहिए ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा आपको पता है भारत की एक सबसे बड़ी जो लैक है, कमी है, वो है कि भारत अपनी ऊर्जा के लिए लगभग 65% आयात पर निर्भर करता है। और ये भारत आयात पर निर्भर करता था, पहले भारत का संबंध केवल पश्चिमी एशिया से था, और पश्चिमी एशिया से भारत क्या करता था, ऊर्जा का आयात करता था। और पश्चिमी एशिया में हमेशा आपको पता है अस्थिरता रही है, कभी युद्ध हो रहे हैं, कभी खाड़ युद्ध हुए, कभी इराक कुवैत युद्ध हुआ, है ना। तो इस तरीके से पश्चिमी एशिया में जब भी युद्ध होते हैं तो क्या होता है, तेल की कीमतें बढ़ जाती थी और भारत को बड़ा नुकसान होता था। तो भारत ने अपने ऊर्जा संबंधों को विविधता ला दी, हम किसी एक पे डिपेंड नहीं होंगे, बल्कि हम बहुत देशों से ऊर्जा खरीदेंगे, ताकि अगर इस देश से कभी मान लो हमारा संबंध खराब भी हो जाए या इस देश की स्थिति कभी खराब भी हो जाए तो हमारी इकोनॉमी में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप देख सकते हो भारत ने, देखो म्यांमार तुर्कमेनिस्तान के साथ संबंध अच्छे बनाए। म्यांमार और तुर्कमेनिस्तान में आपको पता है नेचुरल गैस बहुत अच्छी पाई जाती है, म्यांमार में नेचुरल गैस पाई जाती है, तो इसलिए भारत इनके साथ संबंधों को बढ़ा करके गैस पाइपलाइन बढ़ा रहा है। तो म्यांमार और तुर्कमेनिस्तान का भारतीय विदेश नीति में महत्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत को ऊर्जा सुरक्षा चाहिए। मध्य एशिया, रूस, इनके साथ भारत संबंध इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इनसे भारत को एनर्जी आयात करनी है, ठीक है। इस प्रकार परमाणु ऊर्जा के लिए भारत अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है क्योंकि भारत को परमाणु ऊर्जा चाहिए। तो इस तरीके से ऊर्जा सुरक्षा हेतु भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने म्यांमार, तुर्कमेनिस्तान, अफ्रीका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश, इनके साथ संबंध मजबूत बनाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की जो स्रोत है उनकी जितना ज़्यादा विविधता होगी, भारत की विदेश नीति उतनी ही मजबूत होगी। क्योंकि यदि हम किसी एक देश पे डिपेंड रह गए तो वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है और वो हमारे विदेश नीति को प्रभावित भी कर सकता है। ये जो मैंने लिखे हैं आपको, ये आपको एग्जाम्पल जरूर यूज करने, यही फैक्ट होते हैं। आप पूछते हैं ना फैक्ट क्या होते हैं, यही फैक्ट है। और ये चीज़ करंट में कोई घटना हुई तो उसको यहाँ लिख सकते हो, वही करंट में ये भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए अंतर और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम, इनके अंतर्गत चाहिए हमें क्या, निवेश। और निवेश को लेकर के मैं बता रहा हूँ यूएई के साथ हमारा अभी एग्रीमेंट हुआ है, ब्रिटेन के साथ हमारा अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात हो रही है, यूरोपीय देशों के साथ हम संबंधों को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट मिल जाए। देखो अब अफ्रीका के देश तो हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे नहीं क्योंकि उनकी स्थिति खुद ही खराब है। हमारे यहाँ निवेश करना आएगा अमेरिका के देश, मतलब या यूरोप के देश या साउथ ईस्ट एशिया के देश या जापान। तो इनके साथ हम संबंधों को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ निवेश का है और हमारा आर्थिक विकास। तो आर्थिक फैक्टर विदेश नीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विदेश नीति में इतिहास, किसी देश की हिस्ट्री एंड कल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे भारत की हिस्ट्री दो तरह की रही है। भारत में आपने देखा होगा अशोक भी था और अकबर भी था और महात्मा गांधी भी थे, भारतीय इतिहास है। और इधर भारत में कौटिल्य भी था। अशोक ने नीति अपनाई थी शांतिपूर्ण तरीके से अपने साम्राज्य का करना, शांतिपूर्ण तरीके से। कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से। तो अशोक की नीति का नेहरू जी की विदेश नीति पर प्रभावित था, क्योंकि नेहरू जी ने भी विदेश नीति अपनाई थी और शांतिपूर्ण तरीके की अपनाई कि हम शांतिपूर्ण। आज भी भारत की विदेश नीति यही है, आज भी भारत में हमेशा शांति को बढ़ावा देता है। भारत कभी किसी देश के साथ अपने संबंधों को खुद खराब नहीं करना चाहता। कोई दूसरा देश अगर अपने संबंधों को खराब करेगा तो ही भारत अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के उसके प्रति एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है। अदरवाइज भारतीय विदेश नीति हमेशा पीसफुल रही है, ठीक है। भारत जो अशोक की जो नीति है, अकबर की जो नीति है, महात्मा गांधी की जो अहिंसा की नीति है, यह राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारे यहाँ शांति, ध्यान रखना दुनिया में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए उन स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा हिंसा ही हुई। भारत का एक ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन था जहाँ हिंसा नहीं हुई। भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। हाँ, भारत में वो दंगे हुए थे वो स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि वो विभाजन के लिए हुए थे,
तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन भारत दुनिया का ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने स्वतंत्रता शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त की, इसलिए भारतीय विदेश नीति में उसका पूरा प्रभाव है। ये हम इसलिए दूसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पता है साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद यानी हमारा एम्पेरियलिज्म में, या हम बात करें कॉलोनलिज्म में, या हम बात करें रेसिज्म में, इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विरोध करता था। आज भी अगर आप नेहरू जी के नेतृत्व में देखोगे या 1990 तक हमारी जो विदेश नीति थी वो पूरी तरह इन्हीं संबंधों को, इन्हीं जो कुरीतियाँ प्रथा थी इनको दूर करने पर केंद्रित थी। तो ये भारतीय विदेश नीति में प्रभावित थे। तो भारतीय विदेश नीति में जो अशोक का प्रभाव है उसी की वजह से आज भारतीय नीति शांतिपूर्ण है। जो अगर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव है उसकी वजह से भारतीय नीति, अफ्रीका के साथ संबंध हमेशा मजबूत क्यों रहे? क्योंकि महात्मा गांधी अफ्रीका में गए तो जो भावनात्मक संबंध जुड़े हुए थे, तो इसलिए हिस्ट्री ने भी संबंधों को मजबूत किया। दूसरी बात, भारतीय विदेश नीति में कौटिल्य भी था जो हमेशा शक्ति की बात करता था, संघर्ष की बात करता था, सर्वोच्चता की बात करता था, कूटनीति की बात करता था, पावर, कन्फ्लिक्ट, सुपरमेसी, स्ट्रेटजी, कूटनीति, और इसलिए इसका प्रभाव भारतीय विदेश नीति में देखने को मिला है। इंदिरा गांधी ने जो यथार्थवादी नीति अपनाई थी वो इसी पे आधारित थी, ठीक है ना, कि हम हमारे हथियारों को, हम सैन्य शक्ति बढ़ाएंगे, हम अपने क्वाड को बढ़ाएंगे, क्वाड के साथ संबंध हो रहे हैं, मालाबार के साथ संबंध हो रहे हैं, ये यथार्थवाद की दृष्टि है। तो भारतीय विदेश नीति आज आदर्शवादी है। तो उसका कारण क्या? अशोक या हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय विदेश नीति हमारी क्या कहते हैं, हमारी शक्तिशाली मतलब संघर्ष की भी है, यथार्थवादी है, और उसका कारण है कौटिल्य जैसी कूटनीति हमारे देश में थी। तो हम क्यों नहीं अपनाएंगे उस चीज़ को? तो भारतीय विदेश नीति की जो इतिहास है उसके आदर्श भी भारतीय विदेश नीति को बहुत प्रभावित करते हैं। इसके अलावा संस्कृति, भारत सांस्कृतिक विविधतापूर्ण देश है और सांस्कृतिक विविधता भारत की सॉफ्ट पावर को महत्वपूर्ण बनाती है। ध्यान रखना, भारत में दुनिया के सभी धर्मों के देश हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सभी धर्मों के देश है भारत में, लगभग सभी धर्मों के लोग हैं भारत में, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, इस्लाम हो, जैन हो, बौद्ध धर्म हो। तो भारत के जो लोग हैं, दुनिया के जो कई धर्मों के जो उत्सर्जन करता है, जो लीडर है, जिन्होंने धर्म को बसाया था, वो सबसे ज़्यादा भारत में ही थे। चाहे आप जैन धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो इनके जो जनक हैं वो भारत में थे। इसलिए ध्यान रखना, दुनिया के ज़्यादातर देशों के जो लोग हैं वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी आस्था जुड़ी हुई है। जैसे चाइना की सरकार हालांकि हो सकता है कि भारत के साथ संबंध खराब करना चाहे, लेकिन चाइना की जनता भारत में बहुत विश्वास करती है। ठीक इसी प्रकार जापान और भारत के साथ संबंधों को मजबूत होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बौद्ध धर्म, क्योंकि जापान ही बौद्ध धर्म का है और जापान के लोग भारत के साथ संबंधों की मजबूती की बात करते हैं। इसी प्रकार एशिया की देश, दक्षिणी एशिया के देश है जहाँ पर आपको पता है भारत की संस्कृति वहाँ पर प्रभावित थी, तो दक्षिणी एशिया के देश सब भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे, क्योंकि उनके लोग चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे बनाएं, क्योंकि वो उनके प्राचीन रूप से जुड़े हुए थे, उनकी कल्चरल रूप से जुड़े हुए हैं। तो सांस्कृतिक जो विविधता है आज भारत की, वो भारतीय विदेश नीति का एक अंग बन चुकी है। और इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सांस्कृतिक परिषद, ऐसे का देश का नाम है, एक काउंसिल है जो सांस्कृतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देगी। ये विदेश विभाग के अंतर्गत है, विदेश जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत है। तो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक कल्चरल काउंसिल होना, ये इस बात का संकेत है कि विदेश नीति में कल्चरल फैक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप योग को ले सकते हैं, योग की वजह से आज भारत के कई देश जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है, जिसमें आप बात कर सकते हो स्वीडन, पुर्तगाल, ये देश भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करते हैं, क्योंकि भारत इस मामले में शांतिपूर्ण रहे, तो इनका प्रभाव है। इसी प्रकार एक सबसे मोस्ट एग्जाम्पल जो आपको बताऊंगा, इजराइल। देखो हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में यहूदियों को भारत ने सुरक्षा दी थी, यहूदियों को भारत में सुरक्षा दी थी, यहूदियों को भारत में बचाया था। उसका एहसान इजराइल आज तक हमें चुका रहा है। हमारे संबंध 1990 तक इजराइल के साथ अच्छे नहीं थे, हमने इजराइल का कहीं समर्थन किया ही नहीं था। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में हमेशा हमने फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन हमेशा इजराइल हमारा समर्थन करता रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहूदियों को बचाया, हमने यहूदियों को शरण दी। तो इस धर्म की वजह से इजराइल के साथ हमेशा हमारा संबंध अच्छे रहे। तो ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विविधता है भारत की, तो भारत के पास सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के बहुत ज़्यादा अवसर है, क्योंकि सारे दुनिया के जो धर्मों के जो लोग हैं वो भारत में। इसके अलावा आपने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल इस्लामिक
कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस्लामिक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो इस्लामिक देशों का एक संगठन है। इसमें लगभग 49 इस्लामिक कंट्री है जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या हुआ था कि पाक हमेशा चाहता था कि भारत को क्या किया जाए, भारत का विरोध किया जाए, किस मामले में, जम्मू कश्मीर के लिए, और 49 देशों को भारत के विरोध में खड़ा किया जाए। लेकिन चूंकि पाक ये बात भूल गया कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो इस्लाम है, दूसरा सबसे बड़ा जो इस्लाम धर्म की जनसंख्या है वो कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया में। पहले नंबर पर तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम, दूसरे नंबर पर इंडिया में। तो वो पाकिस्तान ये बात भूल गया कि इंडिया सबसे ज़्यादा इस्लाम के अनुयायी इंडिया में रहते हैं, तो फिर ये देश है भारत के विरोध में बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये तो खुद ही इस्लामिक देश है और वो भारत का समर्थन करें। तो इस इस्लामिक कंट्रियों के साथ भारत के संबंध अच्छे होने का कारण है कि भारत में इस्लाम धर्म की जनसंख्या का पाया जाना, ठीक है ना। भारत में इस्लाम के प्रति सम्मान रखना ये भारतीय संबंधों को मजबूत बनाता है। अर्थात आप, मैं इतने एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी एग्जाम्पल याद आए उसको लिख देना, ठीक है। इसके बाद सुरक्षा। अब ये तो सुरक्षा तो आपको पता है कि हर देश की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सुरक्षा देखो, सुरक्षा आपको अगर सैन्य क्षमता बढ़ानी, हमें सैन्य क्षमता बढ़ानी है तो हमें कई देशों के साथ तकनीक खरीदनी है, उसके साथ संबंध बढ़ाने। इसलिए आप देख सकते हो कि अब हम यूएसए और रशिया दोनों के साथ संबंध बना रहे हैं। फ्रांस के साथ भी हम संबंध बनाए, क्योंकि फ्रांस से हमें जहाँ, वो नाम भूल गया मैं उस जहाज़ का, जो मतलब जो हेलीकॉप्टर है वो मिला था, जिसको विवाद भी रहा था, राफेल जो हेलीकॉप्टर फ्रांस से मिला है। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर मिला है। रशिया के साथ तो डिफेंस एरिया में, रक्षा क्षेत्र में हमारे बहुत संबंध है। तो सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने इसके साथ संबंध बढ़ाए। सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने इजराइल के साथ संबंध बनाए, क्योंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। परमाणु शस्त्र बढ़ाने तो हमें, आपको पता है रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, क्योंकि रशिया ने हमें परमाणु टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की। तो सैन्य क्षमता, परमाणु शस्त्र, ये किसी भी देश की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण। आपको पता है हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमसे कटा हुआ है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में बोडो आंदोलन आपने सुना होगा, नगा आंदोलन, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट हमेशा अशांत रहा है। इसमें अलगाववादी जो सेपरेशनलिस्ट है, या जो अलगाववादी है, वो हमेशा इसको अलगाववादी है या एंटी नेशनलिस्ट है ना, उन्होंने हमेशा भारत के इस क्षेत्र में हमेशा अशांति फैलाई। अब हुआ क्या था, देखो अब कैसे विदेश नीति प्रभावित कर रहा है। देखो ये म्यांमार है, बांग्लादेश है। जैसे बोडो के नेता भारत में दंगा करते थे, और मान लें म्यांमार भारत का समर्थन नहीं करता था उस टाइम, मतलब भारत के संबंध म्यांमार के खराब है, तो बोडो को सुरक्षा मिल जाती थी म्यांमार में। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें म्यांमार से, बांग्लादेश से अच्छे संबंध बनाने पड़े। क्यों? क्योंकि अगर हमें पूर्वी दक्षिणी, मतलब हमें नॉर्थ ईस्ट में अगर शांति करना है तो हमें हमेशा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। म्यांमार के थ्रू हम उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, म्यांमार उनको शरण नहीं दे सकता, म्यांमार उनको आने वाली फंडिंग उसको रोक सकता है, इसकी तरफ से जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से आती है फंडिंग उसको। इसी प्रकार बांग्लादेश। तो ध्यान रखना, सुरक्षा भी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है ना, और कुछ फैक्टर और देखते हैं, उसके बाद बहुत बड़े फैक्टर है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ आपने इनको समझा तो आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपके पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे फैक्टर, बहुत अच्छी हेडिंग, सब हेडिंग आपके पास हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। और सांस्कृतिक पहलू की मैंने बताई थी, सांस्कृतिक पहलू किस तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि देखो सांस्कृतिक संबंध हमेशा किसको बात करते हैं, शांति को बढ़ा देते हैं। और भारतीय विदेश नीति में हमेशा शांति की ही नहीं, क्योंकि भारत का सांस्कृतिक इतिहास ने उसको सिखाया है कि हमेशा शांति की नीति अपनाई जानी चाहिए। और चूंकि भारत में धार्मिक विविधता है, भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता है, भारत का इतिहास हमेशा अच्छा रहा है, इसलिए इन चीज़ों के कारण भारत के जापान, भारत के इंडोनेशिया के साथ संबंध अच्छे होना, भारत के इजराइल के साथ संबंध अच्छे होना, दुनिया पूरी योग को मना रही है, ये भारत की सॉफ्ट पावर है, और इसी वजह से भारत के इनके साथ संबंध बहुत अच्छे हुए हैं, ठीक है। और विदेश मंत्रालय ये है, वो मैं जो परिषद का नाम भूल गया था, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने हेतु भारतीय परिषद। इसकी भूमिका इस बात का संकेत है कि भारत की सांस्कृतिक नीति है वो विदेशी संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रवासियों के बारे में मैंने पहले बता दिया कि प्रवासी, भारत के जो प्रवासी होते हैं ये संबंधों को मजबूत करते हैं, क्योंकि प्रवासियों की वजह से भारत के लोग और अमेरिका के लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उनमें शांति बढ़ेगी, तो आपस में कभी संघर्ष को समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है ना।
भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उसका मेन कारण, हम जब भारत पाकिस्तान के संबंध बढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि असली विवाद क्या है, ठीक है ना। लेकिन मेन यह है कि भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं आपस में ही एक दूसरे से नफरत की भावना करते हैं, आपस में एक दूसरे को नफरत करते हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान में कभी कनेक्शन नहीं बन पाया। अदरवाइज भारत और पाकिस्तान के लोग चाहते हैं आपस में कि भाई क्या भारत हमारा बड़ा भाई है, हम छोटा भाई है, क्यों ना हम अच्छे संबंध बनाने, लड़ने झगड़ने से, युद्ध से, संघर्ष से किसी का विकास नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, तो हम शांति से रहें, हमारा विकास करें। लेकिन हमेशा संबंध खराब रहे, इसलिए पाकिस्तान के साथ हम पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बनाने के लिए कई काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेस हुए नहीं। लेकिन अगर किसी देश के साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है तो हमारे संबंध बहुत मजबूत होते हैं। जैसे प्रवासियों के कारण मैंने बताया था, प्रवासियों के कारण जो प्रवासी थे, डायस्पोरा थे अमेरिका के, जब हमारी सेकंड वेव आई थी कोरोना की, तो उन्होंने भारत पे, अमेरिका की सरकार पे दबाव बनाया कि भारत को वैक्सीन प्रोवाइड करें। इसके लिए अमेरिका ने भारत को वैक्सीन दी। इसी प्रकार हावड़ी मोदी और नमस्ते ट्रंप जो आयोजन है, इनका मेन कारण है डायस्पोरा। हावड़ी मोदी में क्या हुआ था, भारत के जितने भी डायस्पोरा थे उनसे बाहर मोदी जाके मिला था, उनसे बातें की। नमस्ते ट्रंप में भी क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए, ठीक है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इनके साथ संबंधों को मजबूत कराने के कारण कि प्रवासियों का आधार मतलब प्रवासी है, उनके कारण ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग भारत के रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है, उस पर दबाव बनाते हैं कि भारत के साथ संबंध मजबूत बने, तो फिर वो भारत के साथ संबंध मजबूत बनाते हैं। लेकिन आपने देखो तमिल सीएल मुद्दे की वजह से हमारे श्रीलंका के साथ संबंध है उनमें दरार आई। मधेसी और नेपाली मुद्दे की वजह से हमारे जो नेपाल के साथ संबंध खराब हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रवासी हैं वो संबंधों को अच्छा भी करते हैं, उनसे राष्ट्रों के विदेश नीति को प्रभावित भी करते हैं, और प्रवासियों की वजह से कल्चरल जो कनेक्शन है वो देखने को मिलता है। जैसे भारतीय प्रवासी अगर अमेरिका में, तो अमेरिका में दीपावली का आयोजन होगा, होली का आयोजन होगा, तो इससे भारतीय कल्चर का प्रभाव अमेरिका में बढ़ेगा। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी कल्चर, यूके में आपने देखा होगा, इंग्लैंड में दीपावली मना रहे लोग, लंदन में जाके तो दीपावली मना रहे, फटाखे चला रहे हैं, होली मना रहे हैं, ये वहाँ भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, भारतीय कल्चर को एक्सप्रेस करते हैं, और भारतीय कल्चर की ये एक्सप्रेस वहाँ के लोगों को इफेक्ट करती है, और वो फिर भारत के प्रति अपना अच्छा भाव रखते हैं, और इससे भारत का प्रभाव दुनिया में बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए भारत की विदेश नीति में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बताया था राजनीतिक पार्टियां, हालांकि मैंने पहले बता दी थी राजनीतिक पार्टी, चूंकि हम लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका एग्जांपल दे दूं, देखो भारत की सभी पार्टियां, देखो कोई दिक्कत नहीं है, भारत की सभी पार्टियां कहती हैं कि रूस के साथ संबंध अच्छे बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जापान के साथ अच्छे बनाओ। दिक्कत आती है इजराइल और अमेरिका के साथ संबंध बनाने की। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ संबंध बनाने का हमेशा विरोध किया, इसलिए आपने देखा होगा 1991 तक भारत ने इजराइल के साथ संबंध नहीं बनाए। हमेशा फिलिस्तीन मुद्दे पे हमेशा हमने फिलिस्तीन का समर्थन किया। उसका रीज़न क्या है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका समर्थन नहीं करती थी, इसलिए हमने देखा होगा 2005 में 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, इसमें भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने अमेरिका के साथ संबंध बनाने का विरोध किया था। तो राजनीतिक पार्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन कंक्लूजन में आपको एक चीज़ जरूर लिखनी है, जब आप इन फैक्टर कारक को लिखो तो कंक्लूजन लिख देना कि हर राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों पर डिपेंड करती है। हाँ, कुछ अन्य फैक्टर हैं जो उसको गति प्रदान कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक तो हमने ये फैक्टर पढ़े थे जो विदेश नीति के कारक हैं। ये सारे फैक्टर हमने देखा, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सामरिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सुरक्षा संबंधी कारक, जोग्राफिकल फैक्टर और पॉलिटिकल पार्टियाँ, भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत की फेडरल सिस्टम, ये किस तरीके से विदेश नीति, इतने पॉइंट हो गए यहाँ पे। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन एक तो आ सकता है कि भारत चूंकि लोकतंत्र है जो विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो लोकतंत्र जब आया तो आपने राजनीतिक पार्टियों का एग्जाम्पल देना है, भारत की संघीय व्यवस्था का एग्जाम्पल देना है, और भारत की विदेश नीति के जो आदर्श है उनका एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। तो हम सवाल करवाएंगे, जब आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊँ, आपको अभी ये एग्जाम्पल और एक कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको बैठ के सोचना है 2-4 मिनट, जो भी इनको पढ़ रहे हैं। अगर आपको मुझे पता है कि जो मेंस लिख रहे हैं उनको पहले से ये चीज़ें पहले से ही पता है, लेकिन आपके मन में अगर आप इनको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा लें, जैसे राजनीतिक पार्टी किस तरीके से, तो चूंकि भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखो ये बढ़िया कीवर्ड लेके आया कि राष्ट्रों के बीच संबंध का आधार तो राष्ट्रीय है, परंतु रूस और जापान के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के साथ संबंध बनाने में जो राजनीतिक पार्टियां उन्हें मतभेद, और एग्जाम्पल दे सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है।
जैसे भाजपा चाहती है कि अमेरिका के साथ संबंध मजबूत हो, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि भारत चीन के संबंध मजबूत हो, क्योंकि ये साम्यवादी देश है। तो ये तो हमने अभी तक आंतरिक फैक्टर पढ़े। अभी थोड़ा सा और ये कि क्षेत्रीय फैक्टर, लेकिन चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्षेत्रीय फैक्टर पढ़ेंगे और किस तरीके से भारत की विदेश नीति प्रभावित हुई, किस तरीके से भारत की विदेश नीति बनी, वो देखेंगे। और फिर भारत का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे, ये आपका सिलेबस में है। और फिर मैं आपको ध्यान रखना, ये सारे फैक्टर गिनाते हुए फिर मैं आपको बताऊंगा भारत ने ऐसी विदेश नीति क्यों अपनाई। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न है। मैं बताऊंगा कि नेहरू जी के काल में विदेश नीति उस टाइम ऐसी क्यों थी, आज हमारी विदेश नीति ऐसी क्यों है। हर चीज़, हमारे आंतरिक पहलू, क्षेत्रीय सिचुएशन, इंटरनल सिचुएशन, रीजनल सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन, इन सारे फैक्टरों से डिसाइड होती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो उसको देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें यह देखेंगे कि भारत की विदेश नीति किस तरीके से, देखो मैंने एक एक मुद्दे को लिया है, एक एक शब्द को बोला है। गुटनिरपेक्षता नीति, चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है ना, ये कीवर्ड है। अफ्रीका एशिया एकजुटता, ठीक है, इनको एक एक को बताएंगे अच्छे से, तब आपके कीवर्ड आएंगे। मैं जिन शब्दों को बोल रहा हूँ उनको ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया। तो अब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम किस तरीके से आपको पूरी समझ में आ जाएगी। आपने पहले पढ़ा होगा लेकिन बहुत अच्छा समझ में आएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, समझें। एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया उनको ध्यान रखें। और जो आप बोलते हो ना करंट, ये करंट IR का इंपॉर्टेंट पार्ट है। करंट कुछ नहीं, जैसे आपको दिखाना है कि प्रवासियों के संबंध अच्छे हैं, तो आपको दिखाना है, देखो वहाँ मोदी जी गए थे, उसने उस मीटिंग में भाग दिया था, वो आपकी हो गई करंट। लेकिन यहाँ क्या काम करेगी, फैक्ट के रूप में, या क्या काम करेगी आपको एग्जाम्पल के रूप में। जैसे करंट का मुद्दा था हावड़ी मोदी, नमस्ते तरफ, करंट में आए थे, घटनाएं हुई थी, हमने इसको लिया। लेकिन असली कहानी तो आपको प्रवासियों में छिपी हुई है कि प्रवासियों किस तरीके से संबंधों को मजबूत करते हैं वो, और उनका एग्जाम्पल आपको यहाँ देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में ही करंट काम आती है, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल आप करंट में देख सकते हो। करंट को पढ़ते टाइम ज़्यादा नहीं देखना है, एक तो फैक्ट देख लेना, एक कोई एग्जाम्पल देख लेना, इतना ही करंट को पढ़ना है, इससे ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होना है। बाकी आपको पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जो प्रवासियों के संबंध मजबूत हो रहे हैं, इससे नेशनल इंटरेस्ट किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, इससे भारत अमेरिका के संबंध किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, वो तो आपके कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम रोकते हैं, समाप्त करते हैं। आगे हम क्षेत्रीय कारक देखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से चीज़ें देखें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे नोट्स हैं, मेरे अपने नोट्स से जो आपको शेयर किए, हालांकि ऑप्शनल के हिसाब से, इसलिए आपको जितने एग्जाम्पल इसको ज़रूरत है उतने ही ले लें, बाकी आप को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने ही ले लो। बाकी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस टॉपिक खत्म होने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको यही सारी चीज़ें बताऊँगा किस तरीके से बेस्ट आंसर लिखा जाता है IR का। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।